हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम कौटिल्यशाला के इस लेक्चर में परीक्षा न्यूज 7 जून की कवर करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि परीक्षा न्यूज हमारा वो सीरीज है जहां पर कि हम यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम हर दिन की अखबारों से जो जरूरी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, हम उनको लेकर आते हैं और 10 से 15 मिनट में हम आपको ये डोज दे देते हैं। तो आपको अखबारों में घंटों अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप रात को तसल्ली से इसकी या तो स्लाइड्स देखिए या इसका बेहतर होगा कि वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा अच्छे से कवरेज होती है। तो अ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कौटिल्यशाला को। और आपको इसकी पीडीएफ और पीपीटी, इसके अलावा हम क्योंकि और भी बहुत सारे इनिशिएटिव धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, मेंस की भी हम तैयारी करा रहे हैं, यूपी पीसीएस की। तो आप कौटिल्यशाला में वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे और क्वालिटी कंटेंट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं क्वालिटी कंटेंट देने में। तो आइए शुरू करते हैं 7 जून की परीक्षा न्यूज। तो सबसे पहले हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम कुछ न्यूज़ ले लेते हैं। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो जो यूपी के लिए है वो है कि नैनो यूरिया जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज में थी, इसकी पहली खेप यूपी पहुंच चुकी है। इसको बनाया किसने है? इसको गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इफ्को ने बनाया है। तो इसकी पहली खेप कहाँ पहुंची है? यूपी। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी नैनो यूरिया GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। तो नैनो यूरिया किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया बनाया है इफ्को ने। और इससे फायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहले कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जो बोरे भर के पहले यूरिया मिलता था, अब उसको हमने एक छोटी सी बोतल में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो गई है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और मिट्टी के लिए ये हानिकारक नहीं है। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और जो किसान की इनकम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। पहले बहुत महंगा, हालांकि सब्सिडी मिलती है, उसमें सरकार का पैसा इतना खर्च हो जाता है सब्सिडी में, उसके बावजूद किसान के लिए बहुत महंगी होती है यूरिया। लेकिन इसके आने के बाद जब इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो फार्मर्स की इनकम पे सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये जो हमारी पुरानी कन्वेंशनल यूरिया है उससे सस्ती है। तो ये नैनो यूरिया के फायदे हैं। बाकी नैनो यूरिया को डिटेल में जब हम कवर करेंगे, जब GS3 के लिए हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, और उस समय हम नैनो यूरिया को लेकर आएंगे और बहुत जल्दी ये इसकी वीडियो सीरीज आने वाली है। तो अब राष्ट्रीय करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यूनाइटेड नेशंस की भारत पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 लॉन्च हो चुकी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है। भारत की रैंकिंग है इस बार 117 और लास्ट ईयर थी 115। तो यानी हम 2 स्थान नीचे खिसक चुके हैं। तो ये रिपोर्ट में होता क्या है? जो 17 SDG हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कि यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में कुछ गोल्स तैयार किए। वो 17 गोल थे कि हमें पूरी दुनिया को ये अचीव करने हैं। तो उसमें क्या क्या था? उसमें था सबसे पहला नो पावर्टी, और ये 2030 तक अचीव करने हैं कि 2030 तक दुनिया में कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, कोई भूख नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 17 गोल हैं। तो इनको अचीव करना है और उसी के लिए ये रिपोर्ट आती है कि कौन देश कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो हम 117वें स्थान पर खड़े हैं पूरी दुनिया में। और हम कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं? भुखमरी खत्म करने में हम पिछड़ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में भी हम पिछड़ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। लैंगिक समानता के अवसर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं हमारे देश में। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पा रहा है। और हमारा स्कोर जो है वो 61.9 है 100 में से। और हमारे पड़ोसी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हमसे आगे हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो झारखंड और बिहार में हालत ज़्यादा खराब है कि वो किसी भी लक्ष्य को 2030 तक पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में
कहा गया है कि झारखंड 5 लक्ष्यों में पीछे रह जाएगा इन 17 में से, और बिहार 7 लक्ष्यों में पीछे रह जाएगा। लेकिन सबसे आगे की बात करें तो केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ इसमें सबसे अच्छा कर रहे हैं। तो पहले 3 स्टेट और यूटी की बात करें तो वो है केरल, हिमाचल और चंडीगढ़। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख लिए 17। ये हमें वैसे याद हो तो बहुत अच्छा है ये हमें, क्योंकि ऐसे में काम आते हैं लिखने में। हम अगर लिखते हैं कि हमारा गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन, ये अगर हम लिखते हैं तो अलग इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। या जीएस में भी हम कई जगह इसको कोट कर सकते हैं, GS1 के सोशल इशू में इसको कोट कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये टेबल हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर लैपटॉप चलाते हैं तो ये हमारी डेस्कटॉप वॉलपेपर बना सकते हैं, रूम पे चिपका सकते हैं हम, क्योंकि इसका एक अलग इम्पेक्ट होता है अगर हम कोट करते हैं इसको। चलिए, इसके अलावा इस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है कि जो हमारे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है हम उसमें भी बहुत पीछे हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, हम कहाँ खड़े हैं? 180 देशों में से 168वें स्थान पर खड़े हैं। ये रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, इसको कोट किया गया है बस। तो ये क्या बताती है? जलवायु, वायु प्रदूषण, स्वच्छता, पेयजल, जैव विविधता, तो हम इन मानकों पर भी बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिहाज से हम 172वें स्थान पर हैं 180 देशों में। तो पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से हमारे लोगों पर जो स्वास्थ्य पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी खराब हालत में हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने एक इंडेक्स लॉन्च की है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। तो किस किस स्टेट ने अच्छा किया है, तो उस लिहाज से इसको दिया गया है। तो इसमें केरल ने, पंजाब ने, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार ने A++ ये रैंकिंग हासिल की है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन लाता है? शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया और पीएम मोदी ने उसको लेके कुछ अपना वर्चुअल संदेश दिया। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आशावादी क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन है इसके अंदर? इसमें है बांग्लादेश, इसमें है भूटान, इसमें है नेपाल, इसमें है इंडिया, और इसमें है इसके अलावा श्रीलंका, और इसमें इसके अलावा म्यांमार भी है ना, और थाईलैंड भी है। तो ये देश इसके अंदर हैं, 7 देश हैं। और कब मनाया गया? 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको शुरू किया गया था। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये दुनिया की 22% पॉपुलेशन है ये 7 देश। तो आप देख सकते हैं जीडीपी भी इनकी $2.7 ट्रिलियन, बहुत बड़ी जीडीपी भी है। और इसी क्षेत्र से दुनिया भर का 1/4 जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इन्हीं देशों के मैरीटाइम यानी समुद्री सीमा से होकर पास होता है। ये आप देख रहे हैं, इस रूट से होता हुआ, इंडियन ओशियन से होता हुआ जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और ये किस किस चीज़ों पे फोकस करता है? ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, टूरिज्म पे, फिशरीज पे। अभी इसके फोकस एरिया ये हैं। तो अभी हालांकि कुछ टेररिज्म जैसी बातें हैं, ये सब इस प्लेटफॉर्म पे अभी होनी शुरू नहीं हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इसके चेयरमैन कौन है? श्रीलंका। तो बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए। अगला है निक्लोसामाइड। ये क्या है? ये न्यूज में रही है, CSIR ने इसको कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए देने के लिए इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। एंटी हेलिमिनेटिक दवा, यानी जो खून के थक्के जमने की खबरें आ रही हैं उसको रोकने के लिए इस दवा को मंजूरी देने के लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल CSIR ने शुरू किया है। और फिलहाल इस दवा का कहाँ यूज किया जाता है? जो बच्चों या वृद्धों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके इलाज के लिए निक्लोसोमाइड का यूज किया जाता है। आर्थिक में एक बस खबर है आज के न्यूज़पेपर में, जो बड़ी खबर है, सरकार की ओर से सिडबी ने 20,000 करोड़ रुपए के DFI, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना में मदद के लिए सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की हैं। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहले परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन बन सकता है आई फैमिलिया क्या है? आई फैमिलिया एक डेटाबेस है जिसको इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसने लॉन्च किया है।
तो लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए। आज का जो दिवस है 7 जून, वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके तौर पे मनाया जाता है। और इसकी थीम है, इस साल की 2021 की थीम, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। तो ये आज का दिवस। तो आज सबसे अच्छी बात कि बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें नहीं थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आज के लिए कम से कम पढ़ने के लिए काफ़ी कम चीज़ें हैं। लेकिन ये नैनो यूरिया बहुत ज़रूरी है आज के न्यूज़पेपर में, तो नैनो यूरिया को हम अलग से एक वीडियो बना के डिटेल में कवर करेंगे कि अगर जीएस में भी पूछ लिया जाए नैनो यूरिया के बारे में तो आप लिख सकें। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप हमारे प्रयासों से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। हम धीरे धीरे पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं, और धीरे धीरे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कौटिल्यशाला आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।